मैं चुगली और बुराई करने वालों से बहुत तंग हूँ। मदद करने तो नहीं आते हैं, लेकिन जब हम अपने दम पर कुछ हासिल कर लेते हैं तो पीछे-पीछे ये लोग बुराई करने और बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम लोग फाइनेंशियली परेशान थे, तब मैंने जॉब की और घर को सपोर्ट किया। तब भी लोगों ने मेरे बारे में बहुत उल्टी-सीधी बातें की। ये तो रात में ड्यूटी करती है, कौन-सी नौकरी है जो रात में होती है, और भी बहुत कुछ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसमें भी मुझको जम के ट्रोल किया गया। ये तो बेशर्म है, इस तरह हाय हेलो करती है, लोगों के सामने नाचती है। जब मिड 2024 में यूट्यूब पर एआई इंटीग्रेट हुआ, तो तब से मेरे वीडियो भी पुट अप होने लगे और उसमें बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने और जान पहचान वाले नाते रिश्तेदार पड़ोसी ही नहीं करते, उल्टे डिसलाइक करके चले जाते हैं। जिनको बोलने की तक तमीज़ नहीं है, वो भी मुझको रोस्ट करते हैं। कभी कभी मैं बहुत परेशान और दुखी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किसी एक दो का सिर फोड़ दूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हो? कुछ बातें बताओ। थैंक यू। ये मैसेज मुझे मिला है और ये कोई महिला है। और भी मैसेज मुझे मिले। एक मेल आया मेरे पास लखनऊ से, सौम्या त्रिपाठी जी, आपका मेल मुझे मिल गया था और मैंने जाना कि आपको अल्मोड़ा घूमना है और आपको अच्छा लगता है घूमना, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। आप जब भी आएँ तो आप मुझे डीएम कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक आईडी पर। तो मैं आपको ज़रूर अल्मोड़ा के आसपास के जो भी अच्छे अच्छे सैर करने लायक इलाके हैं वो दिखाने का प्रयास करूँगा और ज़रूर मैं आपकी सहायता करूँगा। आपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए पूछा था, तो वह तो सोशल मीडिया पर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, लेकिन वैसे मुझे ईमेल आपका मिल ही जाता है और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल भी दिया है। तो अब बात करते हैं इस वाले सवाल के बारे में, जो कि बड़ा सवाल है, जो पहले मैंने मैसेज पढ़ा। मेनली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो ऑडियंस है वो 25 से लेकर के 45 साल तक की है। तो जो भी यहाँ पर मैं बातें बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बोलता हूँ। हो सकता है कि इस चैनल पर कुछ माइनर लोग भी जुड़े हैं और कुछ बहुत सीनियर सिटीजन भी जुड़े हों, तो उन लोगों से तो हमें सीखने की ज़रूरत है। उन सब लोगों की वजह से हम सीख पाते हैं और इन बातों को, ये जीवन की बातों को हम समझ पाते हैं। बेहतर है उन लोगों का भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान वर्धन मिलता रहे। वो भी कमेंट में अपनी बेबाक राय दें। जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहें, बताते रहें। और अब आते हैं अपनी मेन ऑडियंस पे, जो कि है 25 से 45 साल के बीच की। तो क्या आप लोग अभी भी इन्हीं बातों में उलझे हुए हो? जो प्रश्न आपने पूछे हैं एक एक करके आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज, वेलकम। उत्तराखंड के इन खूबसूरत शांत एकांत और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मेरे सामने ये जो रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ पर ये मंदिर का गेट है। और एक पहले वीडियो में भी मैंने आपको चंडिका मंदिर दिखाया हुआ है जो यहाँ ऊपर है। आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। अभी यहाँ से आगे ले जाऊँगा मैं और वहीं चलते चलते आपसे इस बारे में भी बातें होंगी। लोग चाहे कुछ भी कहते हों, सबसे पहले मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पक्ष पर सही रहें। लोगों का गलत कहना अलग बात है और हमारा स्वयं गलत हो जाना अलग बात है। आपको कोई दुखी आपके बारे में कोई बातें करता है, आप पर कोई गुस्सा करता है, या यहाँ तक कि आप पर कोई हाथापाई कर देता है, तो आखिर ये सब करता किस लिए है? आपको दुखी करने के लिए ही तो ये सब किया जाता है। और आप दुखी हो जाते हो तो फिर तो ये तीर निशाने पर लग गया ना। आप मुझे ये बताइए, दुनिया में हारना कौन चाहता है? कोई भी नहीं हारना चाहता। मैं, आप, सभी लोग जीतना चाहते हैं। अब अगर कोई आपको इस इंटेंशन के साथ परेशान करने की बातें कर रहा है, बुरी बुरी बातें कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, तो वो यही चाहता है कि वो अपने मकसद पर कामयाब हो जाए। और आपको परेशान करना ही उसका मकसद है। तब आप परेशान हो भी जाते हो, यानी आप अगले आदमी को सक्सेस कर देते हो। आप अपने खुश होने का, दुखी होने का, परेशान होने का और उलझन में पड़ने का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हो। अगर आप किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल जाने अनजाने उस व्यक्ति को दे दिया है, उन लोगों को दे दिया है जो भी आपको परेशान करना चाहते हैं और जो भी आपके बारे में कुछ भी बातें करते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली बिजनेस है। पहले तो आपको ये रोकना पड़ेगा। आप रहिए बिल्कुल अप्रभावित, बिल्कुल भी आपको किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आना है।
आप दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, आप एक स्वतंत्र सत्ता होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि आप चिढ़ना मत कभी भी। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 10 उदाहरण हैं जहाँ पर लोग चिढ़े और चिढ़ते ही लोगों को मिल गया क्लू कि हाँ ये है इसकी दुखती रग। तो पहले लोग चेक करते हैं आपको कि आप किस चीज़ से चिढ़ रहे हो। ये भी लोग चेक करते हैं और एक दूसरे का नामकरण कर देते हैं, कुछ फनी सा नाम रख देते हैं और उसको ही लेकर के उसे ताउम्र फिर चढ़ाया जाता है। हमारे पड़ोसी गांव का ही एक व्यक्ति है, जो लंगूर होते हैं उनको हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में गुणी कहा जाता है। तो अब एक तो थोड़ा बहुत चेहरा भी रिसेंबल करता होगा, मिलता होगा, तो उसका नाम ही रख दिया गया वही। अब जब भी हो जाए ओ गुणी, कोई भी आएगा तो वो ही बोलेगा ओ गुणी। अब वो आदमी चिढ़ेगा और गाली करेगा। एक तो आप प्रभावित नहीं रहना और दूसरा आप कभी चिढ़ना मत। जिस चीज़ से आप चिढ़ेंगे मतलब वही आपका स्विच है, वही आपका रिमोट कंट्रोल का पावर ऑन ऑफ बटन है। फिर वहीं से पावर ऑफ, वहीं से पावर ऑन, रोज़ का सिलसिला चल जाएगा। और जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों को कुछ ना कुछ कहने की आदत होती है और उन्हें बातें करनी होती हैं, उनके पास इतना समय होता है। एक बार हुआ यूँ कि एक किसान अपने बैल को लेकर के पास के गाँव में जा रहा था और किसान की पत्नी भी उसके साथ थी। तो दोनों चले जा रहे थे। किसान ने थोड़ी देर में ही बैल के ऊपर बैठ करके सवारी करना शुरू कर दी। थोड़ी दूर आगे गए होंगे तो एक आदमी बोला, कितना बेकार आदमी है, अपना तो बैल पर चढ़ा हुआ है और अपनी वाइफ को पैदल ले जा रहा है। यही है, लोग अपनी वाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह बैल से उतर गया और फिर उसने अपनी पत्नी को बैल पर बैठा दिया। आगे एक और आदमी मिला, उसने बोला, बड़ा जोरों का गुलाम है भाई, अपना तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर ले जा रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं यार, देखो कैसा जोरों का गुलाम आदमी है। दोनों ने ही फैसला किया कि दोनों ही चढ़ जाएंगे बैल पर। दोनों ही बैल पर चढ़ गए। थोड़ी दूर आगे गए तो एक आदमी ने रोककर कहा, अरे शर्म कर लो शर्म, एक तो बूढ़ा बैल है, ऊपर से दो के दो बैल सवारी कर रहे हो। बूढ़े बैल को तो मार ही डालोगे तुम लोग, इतने बेरहम लोग हैं इस दुनिया में। अब दोनों की समझ में ये बात आ गई थी कि चाहे हम कुछ भी कर लें, लोगों ने कुछ न कुछ तो कहना ही है। और उदाहरण मैं आपको कई दे सकता हूँ। आपके आसपास कितने लोग होंगे? 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। ठीक है, 60-70 लोग अगर आपके लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बाद भी बाहर के लोगों के अगर आपके लाइक, कमेंट, शेयर आ रहे हैं, बाहर के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उन 50-60 पर फोकस करो, उन लोगों पर फोकस क्यों नहीं करते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? वहीं से आपको वॉच टाइम भी मिल रहा है। तो ये एक तो इसके पीछे वजह यह है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो जाए। जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, हम चल रहे होते हैं तो अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपके साथ चल रहा हो, आपका पर्स गिर जाए और वो आपको पर्स उठा के दे दे, अब बोले कि ले भाई तेरा पर्स गिर गया है, तो आप पर्स रख लोगे और थोड़ा सा थैंक्स बोलोगे। लेकिन यही बात अगर कोई अनजान आदमी आपके साथ कर दे, कोई अनजान जिसे आपने पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जिसके बारे में कुछ भी, वो आपको आकर के वापस एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से आपका पर्स वापस ला के दे दे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा। ऐसा इसलिए है, देखिए ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी में कमी किस लिए हो रही है पहले केस पे? क्योंकि आपको तो एक्सपेक्ट ही करते हो ना आप, ये तो मेरा फ्रेंड ही है, इसने तो करना ही है, या मेरा परिवार का सदस्य है, या मेरा रिश्तेदार ही है, इसका तो कर्तव्य है, इसने तो करना ही है, इसने करना चाहिए। लेकिन ये एक अजनबी आदमी है, वो तो लेके जा सकता था, उसने किया, तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे आप कि कोई लौटा भी देगा, और लौटा दिया तो आपको बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड महसूस हुआ। तो इसलिए आप उन लोगों पर फोकस मत कीजिए जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही होता है, अपने लोग ही तो सपोर्ट नहीं करते हैं। जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं आप देखिए, वो अपने ही लोगों के, ज़्यादातर अपने ही लोगों के बीच में हुए हैं। हमारे पुराणों में एक महाभारत पुराण है और टीवी सीरियल भी उसके चलते रहते हैं। तो आपने देखा महाभारत किन लोगों के बीच में हुआ? ईरान इराक से कोई लड़ने के लिए नहीं आया था। जो भी महाभारत का युद्ध हुआ चचा ताऊ के बीच में ही हुआ, वो उन्हीं के बच्चों के बीच में हुआ। जो कौरव और पांडव थे उनके अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो एक पीढ़ी पहले वही थे, सेम भाई थे वो। तो अपनों में ही तो सारे युद्ध होते हैं। कोई दूसरा आदमी तो आपके बारे में कुछ जानता भी नहीं है। आपके व्यवहार से हो सकता है परेशान होकर के कभी कोई आपसे नाराज़ भी हो जाए, थोड़ी देर की बात होती है और वहीं पर वह समाप्त भी हो जाती है। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द ही बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप उन्हें इरिटेट करते रहते हो, तो इस वजह से फिर आप उनके
सेंटर पॉइंट हो जाते हो। बहुत सारी क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और फिर वही झगड़े और वही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सबके साथ यही होता है। एक भाई साहब मेरे पहचान के हैं वहाँ पे हल्द्वानी में, उन्होंने बताया कि उनका मकान बन रहा है, लेकिन वो बोले कि भाई क्या हो गया मनीष जी, पता नहीं मेरा मकान बन रहा है लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरे से बोलना बंद कर दिया है। बातचीत चल रही थी पहले, वो बंद हो चुकी है और जो कुछ लोग अब बोलते भी हैं तो बड़े गुस्से में बोलते हैं। और पास पड़ोस का तो ये हाल है कि कोई कह रहा है कि तुमने ये दीवार कैसे दे दी, तुमने ये कैसे उठा दिया, कैसे ऊंचा कर दिया, बिना पूछे कैसे कर लिया, हमारे अंदर पानी आ रहा है, हमारी सब खिड़कियां ख़राब हो गई हैं। जो बातें कहीं से कहीं तक कोई मायने नहीं रखती थी कल तक, और वही बातें आज इतनी बड़ी तिल का ताड़ बना दे रहे हैं लोग। ऐसा क्यों है आखिर? लेकिन अब जानते हैं आखिर ये सब होता क्यों है। ऐसे होता तो है लेकिन ये होता क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इन लोगों से प्रभावित ही नहीं होंगे, ऐसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे और ऐसी बातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो लोग आपको परेशान करने के लिए बातें किया करते थे, वो अब बातें करते हैं लेकिन उनके चेहरे उदास हैं और उनके दिल में धीरे धीरे कुकुरमुत्ते के फूल खिलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो जाएगा कि आप अब उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते ही नहीं। ना तो आप उनके दुखी करने से दुखी होते हैं, ना उनकी प्रशंसा से खुश ही होते हैं। और रह गई आसपास और पड़ोसियों की बात, मज़े की बात यह है कि अगर आपके पड़ोसी या आपके जान पहचान के लोग इतने ही बुरे होते तो वो तो कभी कभी किसी भूखे को खाना भी खिलाते हैं, किसी और आदमी की हेल्प भी कराते हैं। तो बहुत ही अगर बुरे होते तो किसी की हेल्प कैसे करते भाई? कभी कुछ किसी को हेल्प भी कराते हैं, कहीं डोनेट भी करके आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर वो करके आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उतने बुरे वो नहीं है, लेकिन आपके साथ उनका कुछ रेशनली ऐसा इफ़ेक्ट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको और उनको प्रभावित कर रही हैं और जिनकी वजह से वो आपके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा आजकल आपके साथ हो रहा है। भगवान रजनीश एक कहानी कहा करते थे जिसमें वो अक्सर चुटकुले में अपनी बातें समझाया करते थे, और उनके चुटकुले का एक फेमस कैरेक्टर था मुल्ला नसरुद्दीन। तो एक बार होता यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन को एक जिन्न मिल जाता है और जिन्न से वो कहता है कि आप मेरी इच्छाएं पूरी करो। तो जिन्न उसको एक शर्त रखता है, वह कहता है कि जो आपको मिलेगा आपसे दुगना आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन अपनी हालत देखता है, फटीचर उसकी हालत हो गई होती है। तो वह सोचता है कि यह बढ़िया मौका है, इसको गंवाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। पहले तो वो अनमना सा रहता है लेकिन बाद में हाँ कर देता है, बोलता है ठीक है, आपने जो बोल दिया है आप वैसा ही करो, आप मुझे ये चीज़ें दे दो। बहुत सारी चीज़ें मांगता है, जितनी चीज़ें मांग सकता है मांगता है। फिर फाइनली कहता है कि अब आप ऐसा करो कि मेरी एक आँख ख़राब कर दो। आपने देखा समुद्र में जीव पैदा हुए थे, छोटे छोटे जीव, और उनके बीच भी प्रतिस्पर्धा किसको लेकर थी? खाने को लेकर। वही प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ते 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 आज हम समान स्थिति में हैं, तब भी हमें सताई हुए रहती है। हमारे मन के भीतर उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी, इतनी कि हम चाहकर भी उसे निकाल नहीं पाते। आपने कभी किसी हिरन को खाना खिलाया है? आप हिरनों के झुंड में खिलाइएगा खाना किसी हिरन को पर्टिकुलर, और आप देखेंगे कि अगर आपने दाने ज़मीन पे डाल दिए तो वो हिरन क्या करता है, उन दानों को बिखेर देता है, पाँव से ऐसे ऐसे करके सारे दानों को इधर उधर बिखेर देता है। उसका भी इंटेंशन ये रहता है कि जो मुझे मिला है वो मैं ही खा लूँ और बाकी जो और हिरन है उन्हें वो ना मिले। तो प्रकृति की इतनी कोई मौलिक भावना है इसके पीछे, जिसे स्पृहा कहा, ईर्ष्या कहा, द्वेष कहा। ये सब वही चीज़ें हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके पीछे की एक दो वजहें हैं। एक सबसे पहली वजह है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन। लोग आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, लोग आपको इतना भला बुरा बोलते हैं, इतनी परेशानी में जब लगता है कि तुम काम से गए, अब ये पॉइंट आ गया है कि अब तुम्हारी बर्बादी तय, लेकिन फिर भी तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो और हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हो। फिर भी जाने कैसे तुम्हारा सब काम चल जाता है, फिर भी जाने कैसे आप सब मैनेज कर लेते हो, सभी चीज़ें आप चला ही लेते हो। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये हमसे बेहतर कैसे, ये हमसे सुपीरियर कैसे। तो एक तो आपका सुपीरियर होना उन्हें हमेशा इरिटेट करता है, और दूसरा वो खुद को इन्फीरियर भी समझने लग जाते हैं। जो चीज़ें सालों साल मेहनत करने के बाद भी लोग गेन नहीं कर पाते, वो आप गेन कर लेते हैं।
हालांकि आपके संघर्ष को और आपकी परेशानी को और आपके उसके प्राप्त करने के पीछे जितनी भी मेहनत लगी हुई है उसे कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो उन्हें लगता है कि जैसे तुम्हें ये ईजिली ही मिल गया होगा, ऐसे ही कहीं पर लगा हुआ, कहीं पर गिरा हुआ, पड़ा हुआ मिल गया होगा और आपने ये सक्सेस का फ्रूट ले लिया होगा उठा करके, जैसे कि उनके हिस्से से ले लिया होगा। तो सबसे पहला कारण है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन, अपने आप को बदतर समझना दूसरे से। तो आपको तो वैसे भी खुश होना चाहिए कि कोई तो है संसार में जो आपको अपने से सुपीरियर समझता है, क्योंकि किसी की बुराई करने के लिए भी उसमें इतना दम, इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए कि उसकी बुराई की जा सके। और किसी को भला बुरा कहने के लिए भी उसके अंदर, उसके भीतर कुछ बात तो ऐसी होनी ही चाहिए कि वो डिजर्व करता हो कुछ ना कुछ, जो चीज़ लोगों को लगती हो कि ऐसा है और लोग उसको नकार रहे हों। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। दिख तो रहा है, लक्षणों के आधार पर लग तो रहा है कि ये आदमी सही है, ये आदमी बिल्कुल सक्सेसफुल है, ये आदमी अच्छा कर रहा है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है कि जिसे हम जानते थे ये वही फटीचर है जो अच्छा कर पा रहा है। तो ये कैसे संभव है कि ये हमसे अच्छा कर पा रहा है? एक तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन इस सब के पीछे की वजह है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें जैविक उद्विकास के क्रम में ही मिला हुआ है, प्रकृति से मिला हुआ है। मैं हूँ, उसके बराबर कोई ना हो, उससे सब नीचे ही रहें, एक सोच ये होती है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ रानियों के सौतिया डाह की बात की जाती है, और वहाँ भी यही चलता था। जब एक राजा की 10-10 रानियाँ होती थी, उन रानियों में आपस में भी यही ईर्ष्या और द्वेष चलता रहता था, और इसकी वजह से बहुत बार तो इतिहास भी प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी खराबी तब आती है जब हम यह समझते हैं कि यह केवल हमारे ही साथ हो रहा है, आज से पहले ऐसा किसी के साथ हुआ ही नहीं। लेकिन सच यह है कि यह हर किसी के साथ होता है। जो भी इस लाइफ को जीने आता है, जो भी यहाँ पर जीने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके साथ ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, बहुत ही सामान्य बातें हैं। इन्हें आपको उतनी तवज्जो देनी ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछ चुका हूँ, क्या अभी भी आप इन्हीं सब पर उलझे हुए हो? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये समस्या सब जगह एक समान फैली हुई है, और कहा जाता है कि यह समस्या पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग पर भी है। स्वर्ग पर भी देवताओं में वर्चस्व को लेकर के, प्रभुत्व को लेकर के मनमुटाव होता रहता है, और इन तमाम तरह की कहानियों से हमारे सारे पुराण, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह बात सहज ही मालूम होगी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि किसी को बदलना नहीं है, बस थोड़ा लेकिन सतर्क रहना है, क्योंकि लोग अगर चिढ़ने में आए तो फिर बहुत चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ने वाले व्यक्ति कभी कभी बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। अपना ध्यान रखना होता है, अपना ख्याल रखना होता है। मैं एक बार गोरखा रेजिमेंट की छावनी में गया था, और वहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ था जिसमें लिखा था, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। अगर आपके पास भी हैं कोई सवाल, कुछ बातें आपको पूछनी है, कुछ बातें आपको मुझे बतानी है, तो आप मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं, और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके साथ 2-4 बातें और अपना दृष्टिकोण साझा करने का। नए वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।